नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बिहार में। बिहार दरोगा के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे 100 प्रश्न इसमें होंगे। और 100 प्रश्नों में अगर आप 70 से 75 प्रश्न सही करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। और इसमें आपको सुधार करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको सही जवाब बताना है। आप अपना इसका सही जवाब देख लीजिए और आपको कुछ सेकंड का समय यहाँ पे दिया जाएगा और अंत में आप अपना जो स्कोर होगा उसे ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे पहली महिला बछेंद्री पाल थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे सबसे उत्तर में महादेव पहाड़ी है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और सबसे दक्षिण में है सह्याद्री पर्वत। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 और 2। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो यहाँ पे सबसे जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है वह है बिहार। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष के मध्य में होता है हरा रंग, विबजियोर होता है, वैजा नीह पिनाला। तो सबसे बीच में क्या होगा? सबसे बीच में हरा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम लोग अभिसारी दर्पण या अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है साधारण शीशा, इसका जवाब ये नहीं होने वाला है। और यहाँ पे अवतल लेंस है, ये भी नहीं होगा। अवतल दर्पण हो सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल शीशा, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए करते हैं और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण या फिर अभिसारी लेंस का ही प्रयोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंसेंटिव है? तो दोस्तों यहाँ पे लेबर इंसेंटिव का मतलब है कि किस क्षेत्र में, किस उद्योग में सर्वाधिक श्रमिकों को कार्य मिलता है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक काम करते हैं भारत में, यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुषों में रक्त छींटता किसकी कमी से होता है? यानी पुरुषों में रक्त की कमी, जिसे एनीमिया भी कह सकते हैं, यह किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो यह होता है विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? दोस्तों राजा राम मोहन राय के मरने के बाद केशव चंद्र सेन थे जिन्होंने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो विद्यासागर हैं, केशव चंद्र सेन हैं, अक्षय कुमार दत्ता हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया है? दोस्तों पहले सुल्तान को जन्म देने वाली हिंदू माँ है जलालुद्दीन फिरोज शाह को जन्म दिया था हिंदू माँ ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जलालुद्दीन फिरोज शाह को एक हिंदू माँ के इन्होंने गर्भ से जन्म लिया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसको आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जब तापक्रम अधिक होता है और हवा आर्द्र होती है उसमें पसीना अधिक निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो
उस समय पसीना अधिक निकलता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि डिप्थीरिया जो है वह जीवाणुओं से होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है, वायरस से होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से, यानी कि डिप्थीरिया बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ये आप जानते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व तो होता है। तो दोस्तों पानी का अधिकतम डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी का जो न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राडार का आविष्कार किसने किया था? तो जो रडार है उसका आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो दोस्तों जो मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो कि अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है और इसे लैंगरहेस की हिपका भी बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से शरीर में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इंसुलिन से। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने इनसैट सेकेंड डी कब छोड़ा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1797 में भारत ने इनसैट सेकेंड डी छोड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चांद पर उतरा था 1969 में। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चांद पे गए थे। तो इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो दोस्तों जो कावेरी नदी जल विवाद है यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है कावेरी जल विवाद। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? तो दोस्तों प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है कैलोरी मान कहलाती है। यानी कि किसी 1 kg वस्तु को जलाने से जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है उसे हम उस फ्यूल का कैलोरी मान कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4। तो जो टेनिस से संबंधित है वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। एटी और टी चैलेंज जो है यह टेनिस से संबंधित होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार और जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसका घोषणा हो चुका है। और दोस्तों 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1961 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों आपको पता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, सांची में इनका एक स्तूप है और गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी लिखी गई थी? तो दोस्तों आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। इसके बाद दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल और इसे फिर भारत का वायसराय बनाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया?
तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो लॉर्ड मैकाले थे जिनकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में, 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, और इन्हें ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 मेंबर थे और उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर साहब इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारतीय संविधान अधिग्रहित हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर साइन किया था और इसको अधिग्रहित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया कि भारतीय संविधान अधिग्रहित कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है 29 नंबर, एक राज्य का राज्यपाल होता है तो क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों यहाँ पे गुलिवर ट्रेवल्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है जोनाथन स्विफ्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक को लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड भी एक पुस्तक है और इसके लेखक है चार्ल्स डिकेंस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस ने यह पुस्तक लिखा है, डेविड कॉपरफील्ड। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने अपने एक नाटक में श्रीकांत पात्र का सृजन किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक अवस्थित है, यानी कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है, आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में, तो नासिक उसी के तट पर स्थित है, गोदावरी के तट पे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा? दोस्तों आप जानते हैं भारत से होकर कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो मुख्य उत्पाद है वह कोयला ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप जानते हैं कि रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह देखिए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दिया गया है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। यहाँ पे आप इसके ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है गुजराती साहित्य में, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय चलचित्र में, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है भारतीय खेल में विशिष्ट सेवा हेतु, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संगीत में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है, और सबसे पहले यह देविका रानी को दिया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, जो कि एक अभिनेत्री थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को।
तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, कुचिपुड़ी एक नृत्य है, तो यह नृत्य किस राज्य का है, यही पूछा गया है आपसे। यहाँ पे यह आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का नहीं है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम मूलतः है, तो दोस्तों भारतनाट्यम भी एक नृत्य है जो कि तमिलनाडु का एक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सही जोड़े को इंगित कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 जोड़े दिए गए हैं और हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई, जो कि ये गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि एक बांसुरी वादक थे, ये नहीं हो सकता है। विलायत खां वायलिन, नहीं, ये भी नहीं सकता है, ये सितार वादक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रविशंकर जो कि सितार वादक थे। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है कुमुदनी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। जो क्यूबा देश है, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो क्यूबा की मुद्रा को हम लोग पेसो के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है फुटबॉल से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेंसन एंड हेजेस कप संबंधित है। दोस्तों बेंसन एंड हेजेस कप जो है यह संबंधित किस खेल से है, यही पूछा गया है आपसे। दोस्तों यह संबंधित है क्रिकेट से, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेंसन एंड हेजेस कप क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि CSIR जो है, इसका जो निर्माण किया गया था वह उसका उद्देश्य था अनुसंधान तथा विकास करना, और किसको छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है, दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, देखिए यहाँ पे वह नाभिकीय अनुसंधान नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यह नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर अन्य जो अनुसंधान है और उसके विकास के समग्र विस्तार हेतु CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय का निर्माण किया गया था, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी है, देश के उत्तरी भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। आइए यहाँ पे अगले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे है देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये गलत है, ये नहीं होगा इसका आंसर। उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से देखिए इसको, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अतः इसका आंसर यही होगा। बिल्कुल सही, ये सही स्टेटमेंट है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती हैं। दोस्तों ये जो हवाएं हैं इन्हें हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनातोलिया पठार स्थित है। दोस्तों अनातोलिया जो पठार है तुर्की में स्थित, ये जो पठार है तुर्की में स्थित है। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, पश्चिमी एशिया। तो पश्चिमी एशिया में तुर्की है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी एशिया। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जो डॉगर बैंक है, देखिए यहाँ पे इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य का क्षेत्र है। इंग्लैंड है और जो डेनमार्क कंट्री है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है जहाँ पे मछली उत्पादन काफ़ी होता है। तो यहाँ पूछा गया है, डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं तो इंग्लैंड और डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से है।
तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, ये गलत है। इसके बाद अगला है ऑप्शन सभी अन्य मध्यायों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, ये सही है, ये सही कथन है। और अगला ऑप्शन है तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, तो ये भी सही है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम जब पार करते हैं तो 1 दिन का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बी और सी दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों सही हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न कैसे होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न को, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है। तो सरकार की जो सबसे बड़ी व्यय करने की जो सबसे बड़ी मद है वह ब्याज भुगतान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहभागीदारी होता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य जो अंतर है वह है पूंजी अवमूल्यन के समान। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 58 नंबर, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम किसी खाद्य पदार्थ का संचय या उसका भंडारण करते हैं तो उसमें जो विटामिन की जो मात्रा होती है वह प्रभावित होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका जो प्रमुख कार्य है वह है सदस्य देशों का भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है जो उसके सदस्य देश है उनके भुगतान संतुलन में सहायता करना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, तो उसका क्या कारण है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो भी ग्रह होते हैं वे अपनी धुरी पर गतिशील रहते हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल के द्वारा गतिशील रहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब होगा। ग्रह अपनी धुरियों पर गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के द्वारा गतिशील रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है ISO 9000 क्या है। दोस्तों जो ISO है यह एक अच्छे प्रबंध का मानक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वह मरियाना गर्त है, जो कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई है 11,000 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती है और सूर्य के समीप आ जाती है। दोस्तों जब कोई भी ग्रह या कोई भी वस्तु सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे समीप आ जाता है तो उसे हम पेरिहेलियन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के सबसे नज़दीक आ जाता है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और सबसे दूर जब आता है तो उसे हम अपसौर कहते हैं। तो उपसौर की जो स्थिति होती है वह 3 जनवरी को बनती है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया है कि कोई वस्तु सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब उसके नज़दीक आती है तो उसे हम पेरिहेलियन यानी कि उपसौर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है। तो दोस्तों जो फोर्थ स्टेट है निश्चित रूप से प्रेस को करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो चौथा पिलर कहते हैं प्रेस को, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। इसके बाद चौथा जो स्तंभ होता है लोकतंत्र का वह प्रेस को माना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है ओजोन से संबंधित है। तो ओजोन के बारे में कहा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। यह पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है इसका। जो ओजोन परत होता है जो कि समताप मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखिए, CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। दोस्तों जो क्राई संगठन है वह संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्राई एक संस्था है जो कि बहिष्कृत बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी है, जो कि नैनी से गुजरता है इलाहाबाद के। तो यहाँ पे कहा गया है कि लंदन का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे है। लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, और ईरान का जो समय है वह 2 घंटा पीछे है। तो ईरान का मानक समय रेखा क्या होगा, यहाँ आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर ईरान का समय जो है 2 घंटे भारत के समय से 2 घंटे पीछे है, तो निश्चित रूप से अगर 15 डिग्री का देशांतर पीछा होने पे 1 घंटे का समय पीछे होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे पीछे है, तो यहाँ पे 30 डिग्री देशांतर पीछे होगा। तो यहाँ पे देखिए भारत का समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी है, तो 30 पीछे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 52.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा ईरान का मानक समय रेखा। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान और भार के बारे में कहा गया है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। दोस्तों द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। हाँ, लेकिन वजन जो होगा, जिसे हम भार भी कहते हैं, भार क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर आने पर भार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कि पृथ्वी पर इसका भार, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो द्रव्यमान तो स्थिर रहता है, लेकिन इसका भार बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कुछ कंप्यूटर से प्रश्न लिए गए हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। दोस्तों यह किसका भाग है एक्सेल सॉफ्टवेयर, तो यह MS ऑफिस का भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यह कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 इसका आंसर होगा। टैब अलाइनमेंट 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे है, टैब के प्रकार हैं, यानी टैब के कैसे कैसे प्रकार हैं, लेफ्ट राइट सेंटर ये सभी हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। दोस्तों जैतून की जो शाखा है यह शांति का प्रतीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो है उसमें 2 तरफ जैतून की पत्ती बनी हुई है, उस बीच में विश्व का मानचित्र है। तो ये जैतून की जो शाखा है वह शांति का प्रतीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है। दोस्तों जूल प्रति सेकेंड यह शक्ति का इकाई है, जिसे हम वाट भी कहते हैं। जूल पर सेकेंड शक्ति का मात्रक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वह डार्विन से संबंधित है, चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह किया गया था रायगढ़ में। यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, रायगढ़ में, पूना में, सूरत में या फिर सिंहगढ़ में। तो दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो दोस्तों जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नवरत्नों के संबंध किससे हैं? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? जो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा है शिकार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है वह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? दोस्तों भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। गजनी का महमूद था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? दोस्तों जो चौथ था वह एक प्रकार का कर था मराठों के काल में। तो इसका आंसर होगा आपने ऑप्शन नंबर सी एक कर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों की मांग नहीं थी? दोस्तों यहाँ पे देखिए नरम पंथियों का जब मांग था वह ये सभी था। ऑप्शन नंबर बी भी था, सी भी था, डी भी था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है भारत की स्वतंत्रता, ये उनका मांग नहीं था। उनका मांग स्वशासन था, डोमिनियन का मांग करते थे वे लोग जो नरमपंथी नेता थे। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरमपंथियों की मांग भारत की स्वतंत्रता नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? दोस्तों जो सांप्रदायिक पंचाट है जो कि द्वितीय गोलमेज की सफलता के बाद इसे जारी किया गया था, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो वे थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? तो दोस्तों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय संविधान के प्रस्तावना में है। विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास व पूजा की स्वतंत्रता भी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, तीनों सूचियों का समावेशन संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसका जो उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सभी का उद्घोषणा प्रस्तावना में है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 85 नंबर है, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कोई भी देश धर्म, कोई भी देश धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, धर्म निजी मामला समझा जाता है, सही है। देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। तो ये सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस संदर्भ में सही हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में वह कार्य कर सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर कार्य कर सकता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भी वह कार्य कर सकता है। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया है वो दोनों कहा गया है। दोनों जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पे कार्य कर सकता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, प्रवास, शहरी जनसंख्या विस्फोट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न मृत्यु दर भारत की जनसंख्या में वृद्धि करने का मुख्य कारक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए है व्यापारिक टर्नओवर पर कर, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है
मनोरंजन तथा समृद्धि पर कर भी इनडायरेक्ट टैक्स है। मृत्यु कर, मतदान कर, दोस्तों यह जो है वह डायरेक्ट टैक्स है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृत्यु कर, मतदान कर अप्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपतटीय यानी कि ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ऑफशोर ड्रिलिंग का तात्पर्य है खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना, इसे हम अपतटीय ड्रिलिंग कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है। दोस्तों भूमि का जो जलमग्न हिस्सा होता है जो महाद्वीप के नज़दीक भी होता है और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं होता है, उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों मगध की जो राजधानी, ये देखिए सभी पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज, ये सभी मगध की राजधानी रह चुकी हैं। और ये चंपा जो है यह अंग की राजधानी थी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रिज यानी राजगिरी थी। लेकिन बाद में इसको राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन सा था। तो दोस्तों जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक अंग था, दिए गए ऑप्शन में चंपा, नालंदा और वैशाली महाजनपद नहीं थे। अंग महाजनपद था जो कि बिहार में स्थित था। वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है अंग प्रदेश। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ और महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। तो यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन जो है जिनसे वीर कुंवर सिंह संबंधित है। तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार जिन्होंने 1857 क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो यह कथन है विंसेंट आयर का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विंसेंट आयर ने वीर कुंवर सिंह का जो मंदिर है उसको तोड़वा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट आयर, जो कि अंग्रेज सेनापति था 1857 की क्रांति के समय में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम है। दोस्तों यहाँ आप देखिए 1857 की क्रांति के समय में बिहार के जो शाहाबाद जिला था, मुजफ्फरपुर और फिर पटना, तो शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और पटना के जो सैनिक हटा लिए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। बिहार की सीमा जो है वह एकमात्र नेपाल से स्पर्श करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा जो भारत के 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी स्पर्श करती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार विस्तृत है। तो दोस्तों बिहार जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है बिहार। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन दिया गया है। ऑप्शन ए में कहा गया है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, ये बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये भी सही कथन है। और सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी सेक्शन से है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा कर में हिस्सा प्राप्त होता है। तो यह अनुच्छेद 270 है, अनुच्छेद 270 है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 270 के तहत राज्यों को केंद्र से वसूल किए गए करों में हिस्सा प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 99 नंबर,
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पहले जो प्रश्न था वह कर के लिए था, और यहाँ पे अनुदान के बारे में कहा गया है कि किस संविधान अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। 285 है, 276 है, 211 है, 275 है। दोस्तों अनुच्छेद 211 के तहत राज्यों को केंद्र से अनुदान की सहायता राशि मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है और आखिरी प्रश्न है 100 नंबर कि बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा प्रश्न है। बिहार के जो शहर है बोध गया, जो कि गौतम बुद्ध का ज्ञान स्थली है, तो बोध गया में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे सेट में 100 प्रश्नों को, और आपका ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे तो आप कमेंट करेंगे, और इनमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 2 को लेकर। धन्यवाद।